Jai Hind. So friends, the topic for today's session is that how can we prepare for any exam in less time. मतलब जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तब आप किसी भी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी लाइफ में इस टाइप का सिनेरियो कब कब हो सकता है। मान लो आप किसी जॉब में हो या हायर स्टडीज कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, तो उसके साथ साथ आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करो। मान लो आप +1 +2 में हो, नीट जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इनिशियली +1 या +2 मिड तक आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और सडनली आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे तो स्टडीज में अब सीरियस होना पड़ेगा, पेपर सिर पे आ गया मेरे बिल्कुल। तो अब आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो अब इस कम टाइम में मैं कैसे प्रिपेयर करूं एग्जाम के लिए सो दैट आई कैन सिक्योर अ गुड रैंक। इसके अलावा ये सिनेरियो हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम के बारे में पता चला हो, किसी वैकेंसी के बारे में पता चला हो और वो एग्जाम नियर फ्यूचर में हो और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, बट अब आप अपीयर होना चाहते हो उस एग्जाम के लिए। सो अब इस कम टाइम में उस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए सो दैट आप उस एग्जाम को क्रैक कर सको। इस टाइप के कई बार सिनेरियोज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए सो दैट इन स्पाइट ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम यू कैन गेट अ गुड रैंक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसे सिनेरियो में जो की एलिमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये होता है कि आपको क्वालिटी पे एम्फोसाइज करना है रेदर देन क्वांटिटी। वैसे तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन रूल रहता है कि आपको हमेशा क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए, क्वांटिटी स्टडी नहीं करनी चाहिए, बट जब इस टाइप का सिनेरियो हो जाता है तो उस केस में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। सो इनिशियली सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि हमारा पहला कदम क्या रहेगा। मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने एग्जाम का सिलेबस एक बार थरोली देखा हुआ है कि क्या क्या कंटेंट है सिलेबस के। उसके बाद आपको करना क्या है, एक हाथ में आपको सिलेबस पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। जब जब जो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, उसके आगे आपको लिख देना है ये सिलेबस के किस सेक्शन से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज आपको बड़े ध्यान से करनी है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के हर क्वेश्चन के आगे लिख दो। उसके बाद एनालाइज करो कि हर साल किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इससे हमें फायदा क्या होगा, किसी भी एग्जाम को अगर आप उठाओगे, मैं मोस्टली एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, उनमें एक चीज ये होती है कि सिलेबस के एक छोटे पार्ट से काफी ज्यादा पेपर आया होता है, एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे डेफिनेटली होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। वो चीज उस एग्जाम से रिलेटेड हमें समझ आनी बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। वो तभी समझ आएगी अगर आप ये एनालिसिस करोगे। इसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी अपने एग्जाम से रिलेटेड कि ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। ये टॉपिक ऐसे हैं जो मीडियम वेटेज वाले हैं और ये टॉपिक ऐसे हैं जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, जिनसे क्वेश्चंस कई बार पूछे भी नहीं जाते और अगर पूछे जाते हैं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव वेटेज टू वेरियस टॉपिक्स इन द सिलेबस। सिलेबस उठाओ, वो टॉपिक्स जो कि आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है, उन टॉपिक्स के आगे लिख दो 5। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आगे लिख दो 4। जो आपको लगता है मीडियम टाइप के टॉपिक्स हैं, जिनसे मीडियम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कम ना ज्यादा, उनके आगे लिख दो 3। जो आपको लगता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनके आगे लिख दो 2। और जो आपको लगता है लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आगे लिख दो 1। टॉपिक्स वाले ऐसे हो सकते हैं जो कि या तो पूछे नहीं जाते, अगर पूछे जाते हैं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई है कि सिलेबस के ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मुझे करने ही करने हैं, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मीडियम लेवल के, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है मैं अभी अवॉइड कर सकता हूं। सो हमने अपने टॉपिक्स तो अब क्लियर कर लिए। इसके बाद काम आता है रिसोर्सेज का। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाइम पे आपको क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। सो आपको अपने रिसोर्सेज भी बड़े ध्यान से शॉर्टलिस्ट करने हैं। आपको बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज उठाने हैं, क्वालिटी वाले रिसोर्सेज उठाने हैं, जिससे कि आपको यह लगता है कि जब मैं इन रिसोर्सेज से कोई टॉपिक कवर करूंगा तो वो टॉपिक मेरा एक अप्रोप्रिएट लेवल पर कवर हो जाएगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टेप भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखें हम। आगे के लिए देखो 2 तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम कितना है। एक स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है कि आप सोच लो कि जोन से टॉपिक मैंने 3 4 5 वेटेज वाले रखे हैं, उन टॉपिक्स को ही मुझे थरोली कवर करना है और 1 और 2 वेटेज वाले टॉपिक्स को मैं टच भी ना करूं क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप ये सोचो कि 3 4 5 वेटेज वाले टॉपिक्स को तो मैं थरोली कवर करूं ही करूं और 1 और 2 वेटेज वाले टॉपिक्स को मैं सिर्फ
टच करूं जस्ट बेसिक लेवल पे, ज्यादा हाई फाई के चक्कर में मत जाऊं, जस्ट बेसिक लेवल पे, सो डेट अगर बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आए तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि यार इजी क्वेश्चन था, मैं कर नहीं पाया। बट अब ये चीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, ये चीज दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ जाओगे। बट अगर आपको लगता है कि मैं सम हाउ सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूं तो प्रेफर सेकंड स्ट्रेटेजी। मैं आपको वही बोलूंगा कि सेकंड को प्रेफर करो। एक और पैरामीटर है जो ये चीज डिफाइन करेगा, वो ये है कि आपको लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ ट्रेंड को भी एनालाइज करना है। आपको ये चीज भी देखनी होगी कि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, अगर मैं 3, 4, 5 वेटेज वाले टॉपिक्स को ही कवर करता हूं तो क्या मैं कट ऑफ को क्लियर कर पाऊंगा अच्छे से? क्या मैं अगर अच्छी एक्यूरेसी रखूं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो मैं कट ऑफ इजीली कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा और बिल्कुल बॉर्डर केस रहेगा तो डेफिनेटली आपको 1 और 2 वेटेज वाले टॉपिक्स को भी बेसिक लेवल पर कवर करना होगा। सो ये दो पैरामीटर्स को एनालाइज करके ही आपको डिसीजन लेना होगा। बट मेरी मानो तो मैं सेकेंड वाली स्ट्रेटेजी प्रेफर करूंगा। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। आपके माइंड में शायद ये आ जाए कि अब मुझे क्योंकि रिसोर्सेज पता है, मुझे पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मैं फटाफट इनको पढ़ना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे रैंडमली स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। इट इज वेरी नेसेसरी टू यूटिलाइज दिस टाइम इन एन एफिशिएंट मैनर। वो कब होगा? जब आप अपने लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, एक टाइम टेबल तैयार करोगे। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक फियर रहेगा कि यार मैं जो ये टॉपिक्स हैं इनको भी ढंग से कवर कर पाऊंगा इतने टाइम स्लॉट में। ये फियर हमें नहीं रखना है। हमें अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है। हमें अपने डेली के टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट डिफाइन कर लेने हैं कि रोज इतना कवर करना है, वीकली इतना कवर करना है, मंथली इतना कवर करना है, सो दैट इतने टाइम स्लॉट में मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर लूं इन टॉपिक्स की और इनकी रिवीजन भी कर लूं। आपको ये पिक्चर तभी क्लियर होगी जब आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी। अब जब आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने रिवीजन के स्लॉट्स भी रख रहे हो उसमें, क्योंकि रिवीजन एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ये नहीं है कि हमने एक पार्ट ले लिया सिलेबस का, उसको कवर करना है, रिवीजन पे ध्यान नहीं देना। अल्टीमेटली रिवीजन डिसाइड करेगी कि वो पार्ट आपका कितना अच्छे से कवर हुआ है, कितनी आपकी उस पर ग्रिप है। सो हमें वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन और बाद में सिलेबस कवर करने के बाद 1-2 बड़ी रिवीजन, इनके लिए भी स्लॉट्स रखने हैं। इसके अलावा जो एक डेली स्लॉट और रखना है आपने, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, 45 मिनट टू 60 मिनट का अपना फिजिकल वर्कआउट। आप सोचोगे शॉर्टेज ऑफ टाइम तो ऑलरेडी है, अब मैं फिर फिजिकल वर्कआउट आपको इस टाइम पे भी बोल रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। आपको बाद में रियलाइज होगा। देखो, इस टाइम पे हमें अपने दिमाग और अपनी बॉडी से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है। किसी भी मशीनरी से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कब ले सकते हो? जब उसके अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, इनपुट्स जो उसको रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे, वो प्रॉपरली दो। डेली बेसिस पे हमें फिजिकल वर्कआउट करना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी बॉडी और माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं। हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आपको रियलाइज होगा लेटर ऑन, अगर आप 45 से 60 मिनट रोज दोगे तो आपकी जो बाकी की डेली स्टडीज है उसके अंदर जो आपका एफिशिएंसी लेवल है एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। तो आपको लेटर ऑन लगेगा ये तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी जिसने मुझे बहुत अच्छे से पे बैक किया। इसके अलावा जो आपके बाकी के इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स अवॉइड करने की टेंडेंसी रखते हैं, लाइक स्लीप, डाइट, न्यूट्रिशन, इनको आपको अवॉइड नहीं करना है। आपने इंश्योर करना है कि 7 से 8 घंटे की नींद लो, आप अपनी डाइट भी प्रॉपर लो। देखो, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज जरूर है बट हमें इस टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। और ये कब होगा? जब हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। कंसिस्टेंसी हमारी बॉडी कब मेंटेन करेगी, हमारा माइंड कब मेंटेन करेगा? जब उसको ये सब चीजें प्रॉपर इनपुट मिलेंगी। आप इन चीजों को अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए कि आप इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ध्यान नहीं रखते हो। इनका एक बार ध्यान रखो, फिर देखो आपका एफिशिएंसी लेवल और परफॉर्मेंस लेवल कहां जाता है। One very important thing which you have to develop in this short span of time is your accuracy. आपको स्पीड से ज्यादा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, बिकॉज हम एक सिलेबस का पार्ट ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जा रहे हैं। सो सिली मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। सो हम जो कुछ भी अटेम्प्ट करें वो बिल्कुल एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें। ये कैसे होगा? विद प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली करनी है। सो अगर तो हम सिलेबस पूरा कवर करके जाते हैं तो हमें होता है कि हमें स्पीड पे भी पूरा फोकस करना है, बिकॉज विद इन टाइम लिमिट हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बट यहां सिनेरियो दूसरा है। एक चीज आप जो अवॉइड कर सकते हो अपने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, वो है अननेसेसरी मॉक टेस्ट पे टाइम वेस्ट करना। आप ये करो कि कोई सिलेबस कवर कर रहे हो, कोई टॉपिक कवर कर रहे हो, उससे रिलेटेड पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो।
इस टाइम पे ज्यादा मॉक टेस्ट में अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो मैं एक आपको एडवाइस करूंगा। बिकॉज आप सिलेबस तो वैसे ही पूरा नहीं कवर करके जा रहे हो, तो मॉक टेस्ट में तो आपको वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क पता नहीं चलने वाली है। सो वो आप चीज ध्यान रख सकते हो अपने माइंड में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने प्रेपरेशन के दौरान अपने पीयर ग्रुप के साथ ये तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना कि उनका कितना सिलेबस कवर हो गया, आपका कितना हो गया, या एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने से जस्ट पहले किसी से डिस्कस नहीं करना कि वो कितना कवर करके आया। बिकॉज उस वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो सकते हो। बिकॉज आपने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने अपना एक प्लान बनाया, बिकॉज आपका सिनेरियो दूसरा था, आपके सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। सो आप एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो। सो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप पूछ रहे हो तो खुद के लिए ही एक डिसएडवांटेज क्रिएट करोगे। सो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और कुछ टिप्स थे जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में प्रिपेयर करके उसे क्रैक कर सकते हो। बाकी आप रैंक जो अच्छा लाना चाहते हो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप इन चीजों को कितना एफिशिएंटली फॉलो करते हो। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इन चीजों को फॉलो करोगे उतना बेटर आपका रैंक आएगा। सो फ्रेंड्स, आपने कभी भी नहीं सोचना है कि थोड़ा सा टाइम रह गया है, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आपने ऐसा नहीं सोचना है। जंग वही जीतता है जो एंड तक हार नहीं मानता है। अगर आप लास्ट फेज में आए हो और अभी भी हार नहीं मान रहे हो, मेंटली स्ट्रांग रहोगे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो जंग डेफिनेटली जीत जाओगे। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि कौन कितने टाइम से कर रहा है, आपने खुद पे फोकस करना है। सो बिल्कुल हिम्मत रखो, डटे रहो, एंड तक हार नहीं माननी है और अपने एम को अचीव करो। जय हिंद।